तो नमस्ते। आज हम करेंगे ये मुक्तिबोध के कविताएं और उनके पदों की व्याख्या। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलेबस। इकाई 5 की जो कविताएं लगी हुई हैं हिंदी कविता की, उन्हें देखेंगे कि कौन कौन सी कविताएं लगी हुई हैं। यहाँ पे इकाई 3 का है, यूजीसी नेट का सिलेबस है ये, यूजीसी नेट का सिलेबस। इकाई 3 है साहित्य शास्त्र से संबंधित, इकाई 4 है वैचारिक पृष्ठभूमि और इकाई 5 है हिंदी कविता। तो हिंदी कविता से संबंधित देखेंगे कि कौन कौन सी हमारी इसमें कविता लगी है। पृथ्वीराज रास तट, अमीर खुसरो, खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, विद्यापति की पदावली, संपादक डॉक्टर नरेंद्र झा, पद संख्या 1 से 25 तक। कबीर के हैं संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद संख्या 160 से 209। जायसी ग्रंथावली संपादक रामचंद्र शुक्ल, नागमती वियोग खंड, सूरदास ब्रह्म गीत सार, संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पद संख्या 21 से 70। तुलसीदास का रामचरितमानस में उत्तरकांड। फिर ये है इसके बाद बिहारी की लगी हुई है पंडित जगन्नाथ दास, दोहा है 1 से 50 तक। घनानंद कवित विश्वनाथ मिश्र कवित 1 से 30। मीराबाई की है, विश्वनाथ त्रिपाठी है, प्रारंभ से 20 पद। अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास छंद में। मैथिली संस्कृत भारत भारती साकेत नवम सर्ग दिया गया है। जयशंकर प्रसाद की आंसू कामायनी, श्रद्धा और लज्जा इड़ा, इन तीनों से संबंधित पंक्तियां पूछी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। जो मैंने कराई अभी वीडियो में वे सारी इंपॉर्टेंट है। निराला की है जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा, कुकुरमता बांधो नए इस ठाव में। सुमित्रा पद के परिवर्तन और प्रथम रश्मि। महादेवी वर्मा की 4 कविताएं लगी हैं। बीन हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर बड़ी दुख की बदली, विकल फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, धूर्त जरो जगत के जीन पर। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशीय तृतीय अंक रश्मि रथी का है। नागार्जुन की है कालिदास बादल को गिरते देखा, अकाल उसके बाद खुरदरे शासन की बंदूक और मनुष्य। सचिदानंद हीरानंद वात्स्या ने आगे कहा कल की बाजरे की यह दीप अकेला, हरी घास क्षण भर असाध्य वीणा, कितनी नाव में कितनी बार। भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोज, सतपुड़ा के जंगल, मुक्ति बोध, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस अंधेरे में, धूमिल और नक्सर बाड़ी मोची राम, अकाल दर्शन रोटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी कविताएं पूछी जाती हैं और इनमें से जो जो मेन इंपॉर्टेंट है वे मैंने करा दिया आपको। जो 1-2 बच रही हैं उन्हें आगे करा दूंगी। ये इकाई 6 की है, हिंदी उपन्यास है, ये आपके लगे हुए हैं। तो आप देख लीजिए एक बार वीडियो को रोक के। मैं स्टार्ट करती हूँ आज मुक्ति बोध की कविता, मुक्ति बोध की कविता और उनके काव्य संग्रह। तो सबसे पहले मुक्ति बोध की है 3 कविताएं हैं, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। ये तीनों किसमें? चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में संकलित है 1964 ईस्वी में। मुक्तिबोध, मुक्तिबोध का परिचय देखेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। का जन्म 1917 ईस्वी को ग्वालियर मध्य प्रदेश के श्योपुर कस्बे में एक कुलकर्णी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर थे। पिता के बार बार स्थानांतरण होने के कारण उनकी पढ़ाई में व्यवधान आते रहे। वर्ष 1938 ईस्वी में इन्होंने बीए पास करने के पश्चात मॉडर्न स्कूल उज्जैन में अध्यापक हो गए। मुक्तिबोध का जीवन संघर्ष और विरोधों की कहानी है। 1935 ईस्वी में इनका लेखन कार्य आरंभ हो गया था। कर्मवीर पत्रिका में इनकी प्रारंभिक रचनाएं छपने लगी। प्रथम बार फैंटेसी का प्रयोग मुक्तिबोध की रचनाओं में देखने को मिलता है। अंधेरे में फैंटेसी शैली की रचना है। मुक्तिबोध की फैंटेसी अनुभव की कन्या है, यानी कि जो अंधेरे में कविता लिखी है वो फैंटेसी शैली में रचना की है उनकी। मुक्तिबोध की रचनाओं को जब वर्ष 1943 में अगे ने तार सप्तक में स्थान दिया तो साहित्य जगत में इनकी महत्ता को समझा। नावर सिंह के अनुसार नई कविता में मुक्तिबोध की वही जगह है जो छायावाद में निरालावाद की। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। साहित्यिक परिचय। मुक्तिबोध की कविताओं में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव मिलता है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल। नेक्स्ट है इसमें भूल गलती कविता के कुछ पद दिए गए हैं। जैसे भूल गलती आज बैठी है जिर हब बख्तर, पहनकर तख्त पर दिल के, चमकते हैं खड़े हथियार उनके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीली तेज पत्थर सी, खड़ी है सिर झुकाए सब कतारे बेजुबा बेबस सलाम में, अनगिनत खम्बों व मेहराबों थमे दरबारे आम में। व्याख्या है, यहाँ से व्याख्या देखेंगे इसकी। देखिए पहले तो आप इसकी कविता को अच्छे से याद कर लीजिए, क्रम पूछा जा सकता है और कविता में कौन कौन से शब्दों का उल्लेख आया है ये भी पूछे जाते हैं। सामंती वर्ग के अत्याचारों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि हम बुद्धिजीवी
की भूले व गलतियां अभेद कवच पहनकर समाज में फैली हुई, अर्थात वर्तमान समय में मनुष्य व्यापारिक होकर भिन्न भिन्न प्रकार की गलतियों व भूलों से सीखता है रहता है, फिर भी वह इन भूलों के प्रति कोई पश्चाताप या ग्लानि का भाव नहीं रखता, क्योंकि वह भूले व्यक्ति के हृदय रूपी तख्त पर आसीन है, अर्थात व्यवधान या गलती करने में कोई संकोच नहीं कर रहा और निडर होकर भूल पर भूल करता जा रहा है। इतना ही नहीं, वह व्यक्ति अपना भयावह स्वरूप भी दिखाने से नहीं घबराता। उसके भूल रूपी शस्त्र चमकते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात व्यक्ति जब गलती करता है तो उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर शस्त्र के समान प्रहार करता हुआ प्रतीत होता है। उसकी आंखें किसी नुकीले पत्थर के समान सामने वाले व्यक्ति को भय से लहूलुहान करती हुई सी प्रतीत होती है। आगे कवि कहता है कि इन बुद्धिजीवी वर्ग के समक्ष सामान्य वर्ग बेबस और लाचार मुद्रा में कतारों में सर झुकाए खड़ा है। वह प्रतिकार करने का साहस ही नहीं रखता। इन सभी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जहां जन दरबार लगा है, जहां राजा के दरबार में हाजिरा के लिए खड़े हैं। किसके लिए खड़े हैं? हाजिरी के लिए खड़े हैं। विशेष है यहाँ पर भाषा प्रतीकात्मक है, छंद मुक्त है, शब्द शक्ति लक्षणा दी गई है इस शैली में। इसमें यह भी पूछा जाता है इस कविता में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ, कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया, कौन सा गुण है, तो सब पूछा जाता है। शैली प्रतीकात्मक, अलंकार उपमा और मानवीकरण किया गया है, काव्य गुण ओज है। दूसरा पद है इनका, सामने बेचैन पाओ की अब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, कि जिस पर काप दिल की भाप उठी थी, पहने हथकड़ी व एक ऊंचा कद। देखो ये भी एग्जाम में पूछा गया था 18 जून को, कि इनकी क्रम को बताना था पहले से बाद में। तो पहले नंबर पे क्या था? पहने हथकड़ी व एक ऊंचा कद, समूचे जिस पर लतर, झलकते लाल लंबे दाग, बहते खून के, वह कैद कर लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता। पूछे गए थे ना, पहले ये, दूसरे में ये, और तीसरी और चौथी लाइन ये दी गई थी। तो इनका क्या लगाना था? क्रम लगाना था इन पंक्तियों से। अब इसकी व्याख्या पूछेंगे, व्याख्या देखेंगे इसकी। कवि कहता है कि उस भोगविलासी दरबार में उस क्रूर हिंसक शासक के सम्मुख एक व्यक्ति हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़कर लाया जाता है, जिसका शरीर अनगिनत घाव से भरा है। उसने फटे पुराने चिथड़े लपेटे, बेदर्दी से मारे जाने के कारण उसका शरीर खून से लथपथ हो गया। जैसे ही दरबारी जन की निगाहें उस पर पड़ती है, वह भी उसकी दयनीय स्थिति देखकर आ भरने लगते हैं। उनका दिल उसकी स्थिति देख कांप उठता है। वह इंसान जो कैदी बना हुआ है, वह अब भी अपने ईमान व सत्यता पर अडिग है, यानी कि वो सत्य है। यह अब भी स्वयं को सत्य सिद्ध करने को आतुर है और वह सुल्तान की आंखों में आंखें डालकर हृदय उत्साह और दृढ़ता की बिजलियों से उसकी ओर फेंकता है। वह सब बंदी युवक भयभीत नहीं है, जैसे जनता दरबारी है, परंतु फिर भी वह अपने खामोशी को साधे हुए, परंतु उसकी निगाहों में डरता है, भय नहीं। विशेष मियाँ कवि ने मनुष्य की सत्यवादिता और उसकी ईमानदारी का प्रचंड चित्रण किया। भाषा उर्दू है, छंद मुक्त और अतुकांत है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा का वर्णन किया है। शैली प्रतीकात्मक है और अनुक्ति शैली का प्रयोग है। किसमें? उस पद में। नेक्स्ट पद है, मनसब शायर सूफी अल गजाली इबे सिने अल बरूनी, अलियाव फाजिल सिपह सलार सब सरदार हैं खामोश, ना मंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शरत, ना मंजूर हट इनका सिर तान कर खुद मुख्तार, कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे सल्तनत पर घने साए शाह, सुल्तानी जिरह बख्तर बनाए सिर्फ मिट्टी का, वो रेत का सा ढेर शहंशाह, शाही धाक का सबब सर्प सन्नाटा, लेकिन न जमाना सांप का काटा। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। कवि ने यह स्पष्ट किया है कि समाज में मौजूद अन्य लोग भी इस गलती को करने वाले व्यक्ति का ही साथ देते हैं। आज समाज में ईमानदार व्यक्ति भी गलती करने वाले व्यक्ति के समक्ष मौन खड़ा हुआ है और समाज रूपी महल में बैठे हुए कवि, सूफी, विद्वान, सेना नायक सभी उसी गलती करने वाले व्यक्ति के उसके चुप्पी साधे खड़े हैं, अर्थात अन्याय के विरुद्ध बड़े से बड़ा तथा छोटे से छोटा व्यक्ति भी आवाज नहीं उठाता। कवि आगे कहता है कि उस ईमानदार व्यक्ति को शर्म संकोच की जिंदगी जीना स्वीकार्य नहीं है।
वह स्वयं के लिए एक वकील बनकर सोचता है कि उस समाज रूपी सल्तनत को गलती रूपी काली छाया ने घेरा हुआ है और वह गलती करने वाला शासक रेत का ढेर मात्री है। उसकी सुरक्षा कवच केवल मिट्टी से ही निर्मित है। जो खामोशी है वह केवल उसकी राजसी विलासी प्रवृत्ति के ठाठ का ही प्रभाव है, परंतु संपूर्ण समाज में ऐसा नहीं है। यहाँ सत्य और ईमानदारी की पैठ अभी भी विद्यमान है। भाषा उर्दू और खड़ी बोली का मिश्रित रूप है। छंद मुक्त और ऋतुकांत है। शैली प्रभाव में प्रतीकात्मक अलंकार, उपमा और रूपक का प्रयोग किया गया। अगली पद है भूल आलमगीर मेरी आपकी कमजोरी के शाह, लोहे का जिरह बख्तर पहन खूंखार, हाँ खूंखार आली जहा, वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता, करता हमें वह घेर बेबुनियाद बेसिर पैर, हम सब कैद हैं उसके चहकते तामझाम में शाही मुकाम। व्याख्या दी गई है। यहाँ कवि ईमानदार व्यक्ति की व्यथा व व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अराजक शक्तियों के सामने मौन धारण करना हमारी कमजोरी ही है। यह सब हमारी कमजोरियों का लाभ उठाकर ही इतने बलशाली बन गए कि अब इन्होंने लोहे का कवच बना लिया और वे इसी के बल पर साधारण वर्ग को भयभीत करने में जुटे हैं तथा सच्चाई की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने हमारे हृदय को गहरा आघात भी पहुंचाया और हमारे दिलों की बस्ती भावनाओं को तहस नहस कर दिया। इन अराजक शक्तियों और असामाजिक तत्वों ने समाज में अपनी इतनी गहरी पैठ बना ली है कि यह हमें शारीरिक और मानसिक रूप से घेरे हुए है। हम उनके कैदी मात्र बनकर रह गए। शैली अलंकार इसमें अनुप्रास है और सब शक्ति लक्षणा का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट पद है इतने में हमी में से अजीब करा सी कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में मैं भी संभल जागा, कतारों में खड़े खुदगर्ज बा हथियार, बख्तर बंद समझौते वहम कर रह गए, दिल में अलग जबड़ा लगा दाढ़ी के लिए, दो मुँहे पन के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे, दड़ियल सिपासलार संजीदा सहम कर रह गए। व्याख्या है। यहाँ कवि उस ईमानदार व्यक्ति बंदी मनुष्य को जागृत करने का इच्छुक है। वह कि यदि इस अराजकता भरे दरबार में से कोई व्यक्ति उस समाज की गलतियां नहीं करना चाहता तो वह प्रतिकार करना चाहता है, तो उसे अवश्य ही वह उससे बाहर निकाल आएगा और दरबार में मौजूद स्वार्थी व रक्षक लोगों से उसे अराजकता से बाहर निकल आएगा और दरबार में मौजूद स्वार्थी रक्षक लोग उसे बाहर निकलते देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जो वहाँ दो तरफा बातें करने वाले लोग हैं, अनुभवी हैं, सेना नायक है आदि, यह दृश्य देखकर सहम जाएंगे। कवि का आशय यह है कि इस अराजकता की सीमा को तोड़कर स्वतंत्र भी हुआ जा सकता है। सब शक्ति अभिधा है, काव्य गुण ओज है, लेकिन उधर उस ओर कोई बुजुर्ग के उस तरफ जा पहुंचा, अंधेरी घाटियों के गोल टीले घने पेड़ों में कहीं पर खो गया। महसूस होता है कि यह बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाके सच्चाई के सुनहले तेज अक्सों के धुंधलके में मुहैया कर रहा लश्कर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर हमारे ही हृदय को गुप्त स्वर्ण अक्षर प्रकट होकर विराट हो जाएगा। व्याख्या है। यहाँ पर कवि इन पंक्तियों में उस बंदी युवक की स्वतंत्रता का वर्णन किया है जिसमें अब अराजकता को दूर करना, अपना जीवन व समाज में तादात्म्य स्थापित करना चाहता है। अब वह सच्चाई के रास्तों को खोज सकता है। कवि यहाँ आशावादी के रूप में एक नए समाज के निर्माण का पक्षधर है, जो कि समाज में समन्वय समानता का भाव देखना चाहता है। यह ईमानदारी से निर्वाह करने वाले व्यक्तियों को देखना चाहता है। कवि यहाँ कहता है कि एक सच्चा व्यक्ति ही इन परिस्थितियों में बदलाव ला सकता है, जो कि एक दिन इन्हीं परिस्थितिवश प्रताड़ित हुआ था। कवि कहते हैं कि अराजक तत्वों को अब हारना होगा और मनुष्य की प्रलय भावनाओं और विचारों को इतना विशाल बनना होगा जिससे यह अराजकता समाप्त हो जाए। ब्रह्म राक्षस कविता का सारांश। ब्रह्म राक्षस कविता जो है मुक्ति बोध की प्रसिद्ध फैंटेसी कविता है। इस पूरी कविता पर कवि की मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव है। कहा जाता है कि यदि कोई विद्वान ब्राह्मण था, कोई भी ब्राह्मण आत्महत्या कर ले या उसकी असामयिक मृत्यु हो जाए तो वह प्रेत योनि में जन्म लेकर ब्रह्म राक्षस हो जाता है।
प्रस्तुत कविता में जिस ब्रह्म राक्षस की बात की गई है वह मार्क्सवादी विचारधारा का है। मुक्तिबोध की यह प्रमुख विशेषता रही कि वे सूक्ष्म से सूक्ष्म को अपनी फंतासी प्रतीकात्मक से व्यक्त करते हैं। मुक्तिबोध के अनुसार मार्क्सवादी विचारधारा का भारत से अस्तित्व सने सने खत्म होता जा रहा है। लोगों का अब उस पर मोह नहीं रहा। वर्तमान समय में मार्क्सवादी विचारधारा भारत के अस्तित्व में सने सने खत्म होता जा रहा है। लोगों को अब उस पर मोह नहीं रहता। वर्तमान समय भारतीय मार्क्सवादी विचारधारा को अपने तथा देश के लिए खतरा मानते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा एक सतत विचारधारा जो अपने समय में तीव्रता से प्रभावित हुई। तत्कालीन विद्वानों ने उसे अपने जीवन में उतारा तथा अन्य लोगों को भी उसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। परंतु विचारधारा से समाप्त होने पर मुक्तिबोध के अनुसार उन्होंने यह संदेह है कि विचारधारा संसार में अन्य विचारधाराओं की अपेक्षा नवीन समष्टि चेतना से पूर्ण थी तथा समानता की प्रतीक थी। वो समाप्त होने के कगार पर कैसे आ सकती है। ब्रह्म राक्षस कविता के कुछ पद। शहर उस ओर खंडर की तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयां जल की सीढ़ियां डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी हो। बावड़ी का घेरो डाले खूब उलझी खड़े हैं मौन औदुंबर वह शाखों पर लटकते घुंघरों के घोंसले प्रत्यक्त भूरे गोल विगत सत पुण्य का आभास जंगरी हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेह अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो कि दिल में एक खटके सी लगी रहती है। बावड़ी की उन मुंडेरों पर मनोहर हरी कोहनी टेक बैठी है टगर ले पुष्प तारे श्वेत। व्याख्या है यहाँ पर कवि कह रहा है कि शहर के दूर एक खंडर है जहाँ कोई आता जाता नहीं है। वहाँ एक सूनी सी बावड़ी है और उस बावड़ी के भीतर अंधेरे में गहरा युक्त ठंडा जल है जिसमें अनेक सीढ़ियाँ डूबी हुई हैं। उन सीढ़ियों का आधार इतनी गहराई तक है जो समझ से बाहर है। कवि के अनुसार ये बावड़ी वो मार्क्सवादी विचारधारा जिसकी ज्ञान रूपी अर्थात जल राशि में अनेक विचार सीढ़ियाँ डूबे हुए हैं अर्थात उन विचारों की बातें इतनी गहरी है जो समझ के बाहर है। उस बावड़ी को बहुत सी ढालों ने घेर रखा है जो कि आपस में उलझी हुई है। वहाँ कुछ शांत बुद्धिजीवी गूलर के पेड़ खड़े हैं जिनकी शाखाओं पर घुंघों के भूरे गोल घोंसले लटके हुए हैं। कवि का मानना है विगत देश में मिली शेष आज खतरे में है। आज उस श्रेष्ठता पर कवि को संदेह हो रहा है। उसका मन विचलित हो रहा है कि कहीं इस श्रेष्ठता पर कोई अन्य श्रेष्ठता आकर प्रश्न चिन्ह न लगा दे। कवि आगे कहता कि उस बावड़ी रूपी मार्क्सवादी के दुर्ग के मुंडेर पर जो लाल कनेर का झंडा है उस पर श्वेत टगर का फूल उस झंडे का तारा है। देखिए ये शब्द आए हैं लाल कनेर का फूल और झंडा तारा। तो ये शब्द भी पूछे जा सकते हैं कि इस कविता में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ है। बावड़ी की उन गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी हड़बड़ाहट शब्द पागल से गहन अनुमानिता तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिफल पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस घिस रहा है दे हाथ के पंजे बराबर बहा छाती मुंह छपा छप खूब करते साफ फिर भी मैल और होठों से अनोखा स्रोत कोई क्रोध मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार मस्तक की लकीरें बुन रही हैं आलोचकों के चमकते तार उस अखंड स्नान का पागल प्रभाव प्राण में संवेदना सा किंतु गहरी बावड़ी की भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तक पहुंचते हैं कभी तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। पथ भूलकर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर तब ब्रह्म राक्षस समझता है कि वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु को माना उसे। व्याख्या है यहाँ पे इसकी कवि कहता है कि उन गहरी बावड़ी में एक ब्रह्म राक्षस बैठा है जो पागलों की तरह बड़बड़ा रहा है। जिस प्रकार मार्क्सवादी क्रांतिकारी की बात करते हैं वह ब्रह्म राक्षस गहन अनुमान लगा रहा है और शरीर के मैल को दूर करने के लिए तथा अपने पूर्व किए गए पापों का प्रायश्चित करने के लिए ब्रह्म राक्षस रात दिन स्वयं को स्वच्छ करने के लिए अपने शरीर को घिस रहा है
तथा अपने मुंह को पानी से धो रहा है, लेकिन मैल फिर भी दूर नहीं हो रहा। कहने का तात्पर्य है, मार्क्सवादी अपनी गलतियों को ढूंढने का प्रयास कर रहे, बार बार करते हैं, लेकिन फिर भी देश में अपनी विचारधारा को खत्म होने का कारण नहीं मिलता है। सफलता मिलने पर मार्क्सवादी क्रुद्ध होते हैं और संघर्ष करते हैं, लेकिन यह ब्रह्म राक्षस क्रोध में मंत्रों का उच्चारण कर रहा है या संस्कृत में गालियां दे रहा है। ब्रह्म राक्षस के मस्तिष्क की लकीर इसी आलोचना में दिन रात लगी रहती है। वह स्नान करता है, लेकिन उसके प्राणों में संवेदना के अंधेरों में इसके सिवाय कुछ भी नहीं। गहरी बावड़ी की भीतरी दीवारों पर यदि कोई सूर्य की किरण आ भी जाती है तो ब्रह्म राक्षस समझता है कि सूर्य उसे नमस्कार कर रहा है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह मार्क्सवादी कोई आंदोलन की अगुवाई करने पर गौरव का अनुभव करते हैं, और जब कभी भूलकर चंद्रमा की कोई चांदनी की किरण दीवार पर टकराती है तो ब्रह्म राक्षस समझता है कि चांदनी ने उसकी वंदना की और उसे अपना गुरु मान लिया। तो इसमें क्या है, एक सब तो आया सूर्य की किरण और दूसरा चांद की किरण, चांदनी की किरण। नेक्स्ट पद है, और तब दुख ने भयानक ओज से पहचान वाला मन, सुमेरी बेबीलोनी जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक, वे तब से आज तक के सूत छंदस मंत्र थ्योरम सब प्रेमियों तक की मार्क्स एंजल्स रसेल इम्पोर्टेंट है, हेडेगर स्पेगलर सात्र गांधी भी सभी के सिद्ध अंतों का नया व्याख्यान करता। वह नहाता ब्रह्म राक्षस श्याम प्राक्तन बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य है। ये गरजती गूंजती आंदोलिता गहराई से उठ रही ध्वनियां, अतः उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द निज प्रति शब्द को भी काटता है। वह रूप अपने बिंब से भी जूझ रहा है, विकृता पूर्कृति है बन रहा, ध्वनि लड़ रही है अपनी ध्वनि से। यहाँ बावड़ी की उन मुंडेरों पर मनोहर हरिकोनी टेक सुनते हैं, टगर के पुष्प तारे श्वेत वे ध्वनियाँ सुनते हैं, करोंदों के सुकोमल फूल सुनता है उन्हें प्राचीन औदुंबर। सुन रहा हूँ मैं वहीं पागल प्रतीकों में कहीं जाती हुई वह ट्रेजिडी जो बावड़ी में अड़ गई। व्याख्या है, ब्रह्म राक्षस दुगने उत्साह के साथ से फिर सुमेरी बेबीलोनी जैसी प्राचीन कथाएं, वैदिक ऋचाएं, सूत्र छंद मंत्र प्रमेय, मार्क्स एंजल रसेल और टॉइंसली हिडेगर गांधी आदि के सिद्धांतों को सुन रहा है तथा उन पर व्याख्यान दे रहा है। उन घनी रिक्त गहरी बावड़ियों में ब्रह्म राक्षस की ध्वनियां दीवारों से टकराकर आपस में टकरा रही है। उस बावड़ी की मुंडेरों पर बैठे टगर के सफेद फूल आए हैं इसमें, करौंदी के फूल आए, गूलर के, और स्वयं कवि उस ब्रह्म राक्षस के व्याख्यान को सुन रहे हैं। कवि का यह तात्पर्य कि मार्क्सवादी विचारों को सुनने वाली सभाएं कम ही होती हैं, और उन सभाओं में उन मार्क्सवादी व्याख्याओं को कम लोग ही सुनते हैं, जिनमें एक स्वयं कवि भी है, क्योंकि कवि स्वयं भी एक मार्क्सवादी है। तो इसमें किन किन का यूज हुआ, सूत्र का, छंद का, मंत्र का, प्रमेय और मार्क्स एंजल्स रसेल टॉइंसली हेडेगर गांधी। फूल कौन कौन से हुए, सफ़ेद फूल, करौंदी के फूल, गुलर के फूल, 3 फूलों का इस कविता में, इस पद में वर्णन हुआ है। नया पद है, अगला पद है, खूब ऊंचा एक जीना सांवला, उसकी अंधेरी सीढ़ियां, वे एक अभ्यंतर निराले लोक की, एक कहना ओ उतरना, पुनः चढ़ना ओ लुढ़कना, मोच पैरों में, वे छाती पर अनेकों घाव, बुरे अच्छे बीच के संघर्ष से भी उगरतर अच्छे व उससे अधिक बीच ऊंचे बीच का संघर्ष, गहन किंचित सफलता, अति भव्य असफलता, अतिरेकवादी पूर्णता की ये व्याख्याएं बहुत प्यारी हैं। जयामित संगति गणित की दृष्टि के कृत भाव नैतिक मान, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान, अतिरेकवादी पूर्णता की दृष्टि करना कब रहा आसान, मनवी अंतर कथाएं बहुत प्यारी हैं। व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियों से कविता का दूसरा भाग आरंभ होता है। कवि यहाँ कहता है कि मार्क्सवाद की राह में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। यह मार्क्सवाद जीने से साम्यवादी जैसे निराले लोक में जाता है, परंतु उन जीनों की सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना आसान नहीं है। पैरों में मोच आ जाती है और छाती में अनेक घाव हो जाते हैं। बुराइयों और अच्छाइयों के बीच जारी संघर्ष उग्र हो जाता है। यहाँ प्यार सफलता कम लेकिन असफलताएं अधिक मिलती हैं, परंतु ये असफलताएं प्यारी होती हैं। इन्हीं से ही सफलताओं का मार्ग प्रस्त होता है। मार्क्सवाद का यह सिद्धांत कोई ज्यामिति या गणित का सिद्धांत नहीं है जो पूर्ण रूप से अपने सिद्धांत के अनुरूप हो। मनुष्य को सिद्धांतों को व्यवहार में लाने में पीड़ा तो होती ही है, लेकिन यहाँ इस पीड़ा का महत्व है और पीड़ा आनंददायक भी है।
नेक्स्ट है, पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजिडी है नीच बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा। वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा, ओ मर गया वह सघन झाड़ियों के कटीले तम विवर में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया। वह ज्योति अनजानी सदा की सी हो गई। यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ? मैं भ्रम राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। व्याख्या है, अंत में ब्रह्म राक्षस अपने ही सिद्धांतों के बीच उलझकर मर गया। वह स्वयं ही उस बावड़ी में पागलों की तरह उन सिद्धांतों का गणित लगाता रहा और मर गया, जिस तरह किसी घनी झाड़ी के कटीले अंधेरों में उलझकर कोई पक्षी मर जाता है उस और विदा हो जाता है। तात्पर्य है कि जिस प्रकार मार्क्सवादी विद्वान अपने ग्रंथों, विचारों, विमर्शों में ही उलझकर मर जाता है, अर्थात अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता और फंस जाता है, कवि को उस ब्रह्म राक्षस के मरने का दुख है, क्योंकि कवि उसका शिष्य बनना चाहता है, जिससे वह उसके अधूरे कार्यों को पूरा कर सके तथा उसकी वेदनाओं का कुछ निष्कर्ष निकाल सके। अंधेरे में कविता का सारांश। अंधेरे में एक ऐसी लंबी कविता है जो अपना प्रतिमान स्वयं, यह न तो किसी कथा पर आधारित है, न मात्र अपने जीवन के उहापोह से गुजरती है, यह न एक बने बनाए आशावाद के समस्त मार्ग से चलती है, न जुगुप्सा, निराशा और यौन पिपासा के कीचड़ में पांव धंसाकर चलती है। यह एक ऐसी नई कविता है जो स्वयं सामाजिक संदर्भों से कथा गढ़ती है। वह भी कोई एक सूत्रीय कथा नहीं, खंड कथा है। उस कथा को कवि की आत्मकथा से जोड़ती है। कवि की भी आत्मकथा कोई बनी बनाई कथा नहीं है। अंधेरे में कविता के पद। जिंदगी के कमरों में अंधेरे, कोई एक लगातार लगाता है चक्कर, आवाज पैरों की देती है सुनाई, बार 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 बार। वह नहीं दिखता नहीं दिखता, किंतु वह रहा घूम, तिलस्मी खो में गिरफ्तार की कोई एक भीत पार आती हुई पास से, गहन रहस्य में अंधकार ध्वनि सा अस्तित्वगत अनिवार्य कोई एक, और मेरे हृदय की धक धक पूछती है वह कौन। व्याख्या, कवि कहता है कि जिंदगी के अंधेरे वाले बंद कमरे में अर्थात अंतर्मन की गहराई में कोई एक आशंका, किसी एक स्थिति का रूप भाव अचानक उमड़ने की चेष्टा कर रहा है। उसके अज्ञात पैरों की अज्ञात सी आवाज अपने अंदर ही अंदर मेरे कान निरंतर सुन रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं। मैं उसी आशंकित भाव विचार के स्वरूप को बार बार देखने की चेष्टा करता हूँ, परंतु वह दिखाई ही नहीं दे रहा। कहने का तात्पर्य है कि समझने का प्रयत्न करने के बावजूद भी वह अपनी उसी स्थिति में स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है। वह मन की तिलस्मी गुफा में बंद निरंतर घूम रहा है। ऐसा लगता है जैसे दीवार के आर पार से किसी के आने की पद चाप तो सुनाई दे रहा है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह किसकी है। उसी प्रकार मन में कुछ उमड़ घुमड़ कर रहा है। लगता है जैसे गहरे अंधेरे में कोई रहस्यमय ध्वनि अपने अस्तित्व को स्पष्ट करने के लिए रह रहकर उठ रही है। उसको प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट देखकर समझकर मेरे हृदय की धक धक करती है। धड़कनें अपने आप ही पूछ उठती है कि वह कौन है जिसे मैं सुन तो रहा हूँ पर देख नहीं पा रहा। नेक्स्ट पद है, बाहर शहर के पहाड़ी के उस पार तालाब, अंधेरा सब और निस्तम जल, पर भीतर से उभरती है सहसा सलील के तम श्याम शीशे में कोई श्वेत आकृति, कुहुरीला कोई बड़ा चेहरा फैल जाता है और मुस्काता है, पहचान बताता है, किंतु मैं हतप्रभ नहीं, वह समझ में आता। शहर के बाहरी पहाड़ी के उस पार एक गहरा तालाब है। उसके चारों ओर गहरा अंधेरा छा रहा है। तालाब का जल भी जैसे जल निस्तंभ होकर रह गया, पर उसके पानी के भीतर गहरे काले पानी रूपी शीशे के भीतर से कोई श्वेत आकर सहसा मेरे समक्ष उभर रहा है। कोहरे से ढका अथाह श्याम या विवर्ण सा पड़ गया कोई बड़ा चेहरा मेरी चेतना के सामने फैला जा रहा है। वह चेहरा मुस्कुराकर अपनी पहचान बताने की कोशिश करता है, पर मैं हस्तप्रभ सा अनचिन्हे भाव से घिरा रहा जाता हूँ और कुछ समझ में नहीं आ पा रहा कि आखिर चेतना पर सहसा उभर कर छा जाने वाला वह आकार किसका है, कौन है, और वह जो इस प्रकार उभर कर मेरी चेतना को जैसे झिंझोड़ रहा है। नेक्स्ट पद है, वह बिठा देता है तुंग शिखर के खतरनाक खुरदरे कगार तट पर, सोचने स्थिति में ही छोड़ देता मुझको, कहता पार करो पर्वत संधि के घेर।
रस्सी के पुल पर चलकर दूर उस शिखर कगार पर स्वयं ही पहुंचो। अरे भाई, मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा। मुझे डर लगता है ऊंचाइयों से। बजने दो सांकल, उठने दो अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले। वह जन वैसे ही आप चला जाएगा आया था जैसे। खंडे के अंधेरे में मैं पड़ा रहूंगा पीड़ाएं समेटे। क्या करूं क्या नहीं करूं मुझे बताओ। इस तम शून्य में तैरती जगत समीक्षा की हुई सह नहीं सकता। विवेक विक्षोभ महान उसका तम अंतराल में सह नहीं सकता। अंधियारे मुझ में ध्रुति आकृति सा भविष्य का नक्शा दिया हुआ उसका सह नहीं सकता। नहीं नहीं, उसको मैं छोड़ नहीं सकूंगा। सहना पड़े तो मुझे, चाहे जो भले ही। व्याख्या है। कवि कहता है कि अंत चेतना के द्वंद्वों में मचलने वाला मेरा यह प्रिय विचार है। भाव मुझे उसकी उच्चता के शिखरों पर बिठा देता है, अर्थात उसकी अंत प्रेरणा से मेरे मन मस्तिष्क में अनेक प्रकार के नए नए उच्च विचार जागृत होने लगते हैं। वे विचार कई बार अत्यधिक खुरदरे, अटपटे, खतरनाक भी हुआ करते हैं। इस प्रकार मैं अत्यधिक चिंतनीय स्थिति में चला जाता हूँ। कभी वह कहता है कि पहाड़ियों के संधि स्थलों में विद्यमान गुफाओं खंडों को पार कर रस्सी से बने पुल पर चलकर दूर दिखाई देने वाले शिखर की चोटियों के किनारे तक स्वयं पहुँचो। वह मुझे अनेक प्रकार की विषमता और कठिनाइयों को पार कर अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्यों तक अकेले पहुँचने की प्रेरणा देता है। कभी कहता है उसके बाद तब मैं कह उठता हूँ, नहीं, मुझे शिखरों की यात्रा नहीं करनी है, अर्थात किसी भी उच्च लक्ष्य को प्राप्त नहीं पाना है। मुझे इन ऊंचाइयों से बहुत डर लगता है, अर्थात उच्च लक्ष्यों तक पहुँचने के रास्ते अनेक कठिनाइयों के डर के पूरित है। अतः मुझे सचेत करने के लिए जो साकल बज रही है उसे बजने दो। जीवन के इस अंधेरे में आगे बढ़ने की तथा उठने की प्रेरणा देने वाली ध्वनियों के बुलबुले बनने बिगड़ने दो। अंत वैचारिक संघर्ष चलने दो। प्रेरणा देने चेताने के लिए सांकल बजाने वाला जैसे स्वयं आया था वैसे ही स्वयं चला भी जाएगा। मैं जीवन की गहन विषमताओं रूपी खंडरों के अंधकारों में अपनी पीड़ाएं समेटते सहते इसी प्रकार पड़ा रहूँगा। शायद ऐसे पड़े रहना ही मेरी नियति है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे।